All right, बच्चों. So the topic is development of endosperm. Development of endosperm. First sentence क्या होगा? Primary endosperm cell is the first cell of endosperm development. लिखिए. Primary endosperm cell is the first cell of endosperm development. और इसका न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 3n. In flowering plants, there are three types of endosperm developments. आउट ऑफ दीज थ्री टाइप्स हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, मतलब बाकी दो का हमको नाम पता होना चाहिए. यस और नो? तो जो हमारे सिलेबस में वो पहले हम करेंगे. फर्स्ट वन इज प्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट. प्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट. दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. है ना? आपको पता है कि एग्जाम की कॉपी में एब्रीविएशन नहीं लिखते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में एब्रीविएशन लिखते हैं पहली बार जब लिखना होता है. सब्सिक्वेंट टाइम्स में आप क्या करेंगे? यू कैन राइट एब्रीविएशन, नो प्रॉब्लम. बट पहली बार अगर लिखें तो पूरा लिखेंगे. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. हम लिखेंगे एवरी कैरियोकाइनेसिस will not be followed by साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होगा. ठीक है? तो जो स्ट्रक्चर होगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा साइज में, और न्यूक्लियाई का नंबर उसमें इंक्रीज करता चला जाएगा. लेटर ऑन wall formation. You know wall meaning? The meaning of wall? Cell wall. ठीक है? प्लांट सेल है ना? लेटर ऑन वॉल फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम पेरिफ्री टू सेंटर. अब जरा लिखना बंद करें बच्चों और इधर देखिए. इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें आ गए. है ना? लाइक दिस. अब वॉल फॉर्मेशन कैसे हो रही है? बाहर से अंदर की तरफ. सेंट्रीपिटल होगी कि सेंट्रीफ्यूगल? इस डायग्राम को बनते हुए देखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है ये कहां से हो रहा है? बाहर से
अंदर की तरफ हो रहा है। और फिर हम क्या ऐड कर देंगे, मेकिंग द एंडोस्पर्म सेल्यूलर एट द एंड। तो ये क्या बन गया, इट बिकम्स सेल्यूलर एंडोस्पर्म इन द एंड। अब इसको समझना भी है हमें। बाकी दो के सिर्फ हम मेथड देखेंगे, एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए, ना नीट में आएगा ना बोर्ड्स में आएगा। लेकिन इसकी डिटेल सब कुछ सब जगह आने वाली है, बोर्ड्स में भी आने वाली है, नीट में भी आने वाली है। तो पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, कहाँ से कहाँ, पेरिफेरी टू सेंटर। तो क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल मींस टुवर्ड्स द सेंटर। और लास्ट में जाकर के सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाता है। इसी का एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारी बुक में एक्सप्लेन्ड भी है। तो बच्चों कोकोनट की कितनी स्टेजेस आपने देखी हैं, कितनी तरह के नारियल बाजार में देखे हैं। मैंने ऐसी तीन लिख दिया जिससे कि आपको कहें तीन। मैं तो चार भी कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना। दो तरह के नारियल होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक वो नारियल जिससे हम पानी पीते हैं, नारियल पानी, उसको कहते हैं बच्चों टेंडर कोकोनट, कच्चा नारियल। ठीक है। तो टेंडर कोकोनट में क्या होता है, आप जाते हैं नारियल वाले के पास, फिर वो उसे काटता है ऊपर से, उसमें होल करके स्ट्रॉ डाल देता है, यस और नो। आप स्ट्रॉ से पीते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब उसमें से पानी आना बंद हो जाता है, वो पानी क्या होता है, कोकोनट मिल्क। नारियल पानी को बोलते हैं कोकोनट मिल्क। ये बहुत अच्छी डाइट है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद ज़्यादा दिनों तक, जैसे लोग अनशन पे बैठ जाते हैं ना, तो अनशन तोड़ने के लिए सबसे पहले यही दिया जाता है। तो बहुत लाइट डाइट है और बहुत न्यूट्रिशियस है, नारियल पानी जिसे बोलते हैं। तो जब स्ट्रॉ में पानी आना खत्म हो जाता है, लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, वो स्ट्रॉ निकाल के और ऐसे उल्टा करके अपनी तरफ देखते हैं। ऐसे पी रहे थे, अब वो ऐसे देख रहे हैं, पानी तो नहीं है। बेवकूफ़ी है। आंख में आ सकता है पानी, मुंह पे आ सकता है अगर होगा तो, और होता तो स्ट्रॉ में ही आ जाता ना पहले। फिर वो क्या करता है, जो नारियल वाला होता है उसे काट के स्कूप से, नारियल के स्कूप से वो आपको मलाई निकाल के खिलाता है, यू नो, मलाई। इसको कहते हैं वाइट कर्नल। जितना टेंडर कोकोनट होगा, जितना कच्चा नारियल होगा, उतना कोकोनट मिल्क ज्यादा होगा, और ये वाइट कर्नल कम होगा। ठीक है। फिर दूसरी स्टेज पर आते हैं, है ना, जो जटा वाला नारियल होता है,
मंदिर में लोग ले जाते हैं। तो इसके जो फाइबर्स होते हैं वो हम छटा देते हैं। फाइबर्स को छुटाने के बाद हथौड़ी से उसके सीड कोट को तोड़ा जाता है। अब लोग इससे भी परेशान है कि नारियल फ्रूट है कि सीड है। ओव्यूल ओवल होता है, हाँ या ना। और आप कोकोनट में देखेंगे एक एंड पर 3 निशान होते हैं, 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल की वो निशान है। और उसके बीच में से आप देखेंगे इतना छोटा सा एम्ब्रियो नारियल का होता है, बड़ा मीठा होता है खाने में। ठीक है। तो नारियल को आप क्या बोलेंगे? जैसे आपसे पूछा जाए आम क्या है, फ्रूट है कि सीड है? नहीं, वो तो एक ही सीड निकलता है उसमें से, गुठली। यस और नो? कुछ लोग उन्हें गिनते भी हैं कि हमने कितने आम खाए, गुठलियों से गिन लेंगे। लोग कहते हैं आम खाओ गुठलियां मत गिनो। गुठलियों से क्या मतलब तुम्हें? मतलब अपना काम से काम रखो, दिस इज द मीनिंग। ये एक मुहावरा है। तो आप बोलते हैं मैंगो इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट। व्हाट विल यू से टू कोकोनट? सिंगल सीडेड फ्रूट, 1 BHK। किसी के घर में गए कि ये हमारा घर है, अच्छा भाई ये कमरा है, तो भाई एक ही कमरा है, यही घर है। तो आप कहते हैं नहीं, ये 1 BHK है, एक कमरे का मकान। सिंगल सीडेड फ्रूट, एक बीज वाला फल। आ रहा है समझ में? तो व्हाट इज कोकोनट? कोकोनट और मैंगो के बीच में कंपैरिजन भी किया हमारी बुक ने, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये जो फाइबरस पार्ट होता है, इसमें से हम जब फाइबर छुटाते हैं फिर हथौड़ी से उसका सीड कोट तोड़ते हैं, तब भी पानी निकलता है। इस बार ये कम हो जाता है इसमें, यस और नो? कोकोनट मिल्क ये कम होता है और ये बढ़ जाता है वाइट कर्नल, जो हम खाते भी हैं नारियल। यस और नो? लोग नारियल खा रहे हैं आजकल ना, पहले तो लोग बहुत खाते थे, अब खाते तो उसको स्टाइल समझते हैं। हम गुड फैट खा रहे हैं, इट इज गुड फैट। वाइट कर्नल कम हो गया। एक तीसरी स्टेज और होती है, गोला। बोलो यस और नो? अब ईद पे सिवई बनेगी, यस और नो? तो उसमें गोला पड़ता है नारियल, बाजार में मिलता है, पूरा एक ही होता है, उसमें कहीं सुराख तो नहीं होता ना। कहाँ गया पानी? ऑल दिस कोकोनट मिल्क वॉज प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। और जैसे जैसे ये सेल्यूलराइज हो रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म बनना है, व्हाइट कर्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो गोला है उसके अंदर पानी नहीं है, मतलब सारा मिल्क व्हाइट कर्नल में कन्वर्ट हो गया। ऑल फ्री न्यूक्लियर टाइप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेलुलर फॉर्म। स्टेजेस देख रहे हैं, कच्चे से पक्के की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। यहां पर फ्री न्यूक्लियर ज्यादा, सेलुलर कम, हाँ या ना? क्योंकि मलाई तो सेमी सॉलिड है, यस और नो? और ये पूरा लिक्विड है। फिर जब आप फाइब्रस फॉर्म में पहुंचे तो वहां पर पानी कम हो गया, व्हाइट पार्ट ज्यादा बन गया, चबा के खाना पड़ता है। सेलुलर एंडोस्पर्म हार्ड हो गया कि नहीं? लिक्विड से सॉलिडिफाई हो गया, यस और नो? और फिर क्या हुआ? जब गोला में पहुंचे, गोला लेकर के आए हैं, उसको घिसते हैं ना, तो उसमें कहीं कोई सुराख नहीं होता। आप सोचे कि सुराख से सारा पानी निकाल लिया, नहीं। ऑल द फ्री न्यूक्लियर फॉर्म हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेलुलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द, सो दिस इज सेलुलर फॉर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है। तो एम्ब्रियो तो इतना छोटा सा है और एंडोस्पर्म इतना बहुत है। एम्ब्रियो के लिए सफिशिएंट से भी ज्यादा है, इसलिए हम खा लेते हैं। इसकी बात आगे आएगी इसी चैप्टर में। बाकी 2 फॉर्म्स मैं बता देता हूं, बट वो सिलेबस में नहीं है, आपको पता तो होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल भी हो गया और ये डेवलपमेंट भी हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम भी हो गया। रब कर दूं? 3 फॉर्म मिल गई नारियल की। सो व्हाट इज कोकोनट पाउडर? सेलुलर एंडोस्पर्म, यस और नो? एंडोस्पर्म की जब बात आई है ना, तो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं प्रैक्टिकली। ये पार्ट
कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में ये कहते हैं भाई साहब, ड्राई कोकोनट, है ना। और मेरी अंग्रेजी मत टेस्ट करो, बहुत कमजोर है। तुम लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, तुम अंग्रेजी मीडियम से हो सारे के सारे। मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, कल की तो बात है, आपके जमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना जब स्कूल नहीं होते थे। ही सेड टू मी। तो आप लोग क्योंकि वो एपिक्स देखते हैं ना बच्चे, कि आप लोग क्या क्या करते थे, लकड़ियाँ ले जाते होंगे और ऐसा करते होंगे वैसा करते होंगे। अब मैं क्या बोलूँ उससे, कितनी मेहनत करते होंगे आप लोग आपके ज़माने में जब स्कूल नहीं होते थे। गूगल और यूट्यूब जो ना करते हैं कम है। आपको याद होगा ये, क्लास 11 चैप्टर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर के बैक्टीरिया, तीन तरह के थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस कहाँ मिलते थे? रूमिनेंट एनिमल्स के गट में, है ना भाई। इनके गट में, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। और रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो रूमिनेशन करते हैं, है ना। मैंने आपको इसका हिंदी ही बताया था, जुगाली करना, कि हमने मुंह में कोई चीज रख ली और उसे च्युइंगम चबाते रहते हैं। तो लोग कहते हैं क्या जुगाली कर रहे हो क्लास में बैठ के, हिंदी में कहते हैं जुगाली करना। कोई भी चीज आपने मुंह में रख ली, आप उसे चबा रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जब चारा खाते हैं तो ये जल्दी 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 सारा चारा जो है वो अपने स्टमक में भर लेते हैं। हम जब ऐसा घर पे करते हैं तो मम्मी कहती क्या जानवरों की तरह खा रहे हो, यस और नो। तो जानवर कैसे खाते हैं? उनकी टब में जो आपने उनका फॉडर रखा है, उस फॉडर को वो जल्दी जल्दी अपने इनके स्टमक में चार चेम्बर्स होते हैं बच्चों। ये जो आगे वाला चेम्बर है, इसका नाम है र्यूमेन। अब ये चारा तो इन्होंने यहां सारा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। चारा खाने के बाद फिर ये बैठ जाते हैं और इस चारा को निकाल के यहाँ लाते हैं और इसकी ग्राइंडिंग करते हैं यहाँ पे। सो कॉल्ड, अगर लोकल जो लोग होते हैं ना जो कैटल रेयरिंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज में इसको मांडा बोलते हैं, मांडा। और ये एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से। इसके अंदर ना बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं, जस्ट फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फॉडर, लाइक दिस। मैंने एक बार पूछा था भाई ये क्यों एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, मैंने कहा इसके चिप्स बनते हैं फॉरेन कंट्रीज में, 100 रुपए का एक चिप, इतना कॉस्टली बिकता है। किसी ने बताया मुझे, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड। तो इसलिए इतना कॉस्टली एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। अब अरे आपको पता नहीं दुनिया में लोग कितने, मतलब इंसान जो है वो हैवान बन चुका है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन वो क्या क्या कर रहा है, हैवानियत की किस लेवल को पार कर चुका है, आप सोच भी नहीं सकते। वो छोड़ो, चाइना में आपने तो वीडियोस देखी होंगी कि लाइव डॉग्स को टांग कर उनके फर उतारा जाता है along with द स्किन। जी, वहां पे तो कुत्ते आदमियों को देख के भाग जाते हैं, यहाँ भौंकते हैं वहां भाग जाते हैं कि ये खा जाएगा पकड़ के। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, एक डिश है, उसका नाम ढूंढना पता चल जाएगा। एक वर्ड होता है क्यूटी पाई, उसका नाम है कुटी पाई। मतलब लाइव एम्ब्रियो को निकाला जाता है गोट के, और उससे डिश बनती है और वीआईपीज को सर्व होती है। तो इंसान हैवानियत की हदों को पार कर चुका है। अनबॉर्न बेबी ऑफ गोट इज टेकन आउट, उससे डिश बनती है। और जो लोग खाते हैं तो वो बड़े फक्र से बैठ करके राउंड टेबल पे, देखो भाई आज हमने इस डिश को सर्व किया है अपने गेस्ट के लिए। तो ऐसे लोगों का क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। देर इज लाइफ आफ्टर डेथ, यू नो। तो कहाँ उन्हें पोजीशन मिलेगी, कैसे काम कर रहे हैं दुनिया में। अगर ऊपर वाले ने हमें सारी स्पीशीज पे डोमिनेटिंग बनाया है, तो उनकी केयरिंग हमारा फर्ज है। और हम किस हद तक जा चुके हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। चलो ये आ जाते हैं, ये ह्यूमन है, ठीक है।
र्यूमिनेशन का मतलब हो गया जुगाली करना। तो ये आपने देखा है एनिमल्स को करते हुए, जब ये बैठ करके चारा चबाते हैं ना तो इनके मुंह से झाग निकलते हैं। आप देखना कैटल को, काओ बफेलो, ये जब बैठ के मुंह चलाते रहते हैं लाइक दिस, ऐसे चलता है मुंह, दोनों जॉज लेफ्ट राइट मूव करते हैं। करके दिखा रहे हैं मुझे, आप लोग करके देख भी रहे हैं कि कैसा लगेगा अगर वो करे। ऐसे क्यों होता है कि आप उसे करना शुरू कर देते हैं? मैं कहता तो नहीं करते कि जरा करके दिखाना, तो नहीं करते, शर्म आ जाती। अब खुद से ट्राई कर रहे हैं। जुगाली करना तो झाग निकलते हैं मुंह से। आपने इस शेप का एंडोस्पर्म देखा है क्या? नाम है उसका र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। अब आ गए सीधे प्लांट पर। अब आ गए सीधे प्लांट पे। अभी तक तो बात चल रही थी कैटल के र्यूमेन की, चेंबर ऑफ द स्टमक, जहां पर वो चारे को पीस रहे हैं और फिर झाग निकल रहे हैं मुंह से, डाइजेशन हो रहा है पूरा का पूरा। देखा ही है? ओके, आईज क्लोज करिए तो दिखेगा। हैव यू सीन ए स्लाइस ऑफ बीटल नट, छाली, सुपारी? दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सुपारी का जो फ्रूट होता है ना, उसके दो टुकड़े करके देख लेना, यू विल सी द सेम शेप एज दैट ऑफ द र्यूमेन। ठीक है, आप गूगल कर लीजिए, इमेज मिल जाएगी आपको वहां पर, नो प्रॉब्लम इन दैट। रूमिनेट एंडोस्पर्म में आपको बीटल नट ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई बात कि कोई चीज आपने देखी हुई थी बट दिमाग में नहीं आती उस वक्त कि हम उसे बताएं, बट देखा है ना। अच्छा, अगर कोई ये बोल दे बाई कलर एंडोस्पर्म देखा है क्या, या दो शेप का हो, डाइमॉर्फिक टाइप का हो, बाई कलर हो, तो आपका ये देखा क्या, हम खाते हैं उसे? पॉपकॉर्न, व्हाइट और येलोइश ब्राउन पार्ट होते हैं, वो सब एंडोस्पर्म है। ठीक है, और जब उसको हीट करते हैं तो उसके प्रोटीन अनपैक हो जाते हैं, दिस यू नो, हाँ या ना? तो वो डाइमॉर्फिक कैसे कैसे शेप आते हैं निकल करके उसमें, देखा है? मेज, मेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो दो कलर भी हैं उसमें, एक वाइट है एक येलोइश ब्राउन कलर है। क्लियर? ये सब याद रखा करिए, सब डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब दो और पार्ट जो रह गए वो भी समझ लीजिए। सेल्यूलर डेवलपमेंट, पीएन, पीसी, पीएन is 3N, each karyokinesis will be followed by cytokinesis, making the endosperm cellular from the beginning। मतलब आपको ये बात समझ में आई कि एंडोस्पर्म का फाइनल फेट क्या है, उसे सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है। अभी तक तो ये देखा, प्री न्यूक्लियर में भी लास्ट में सेलुलर बना, इसमें शुरू से ही सेलुलर बन रहा है। मतलब अगर पहला डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियाई आ गए, दो सेल्स भी आ गई, देन अगेन फोर सेल्स, एट सेल स्टेज, तो शुरू से ही सेलुलर बनकर के चलता है एंडोस्पर्म। एवरी कैरियोकाइनेसिस विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मेकिंग द एंडोस्पर्म सेलुलर फ्रॉम द बिगिनिंग।
तो एंडोस्पर्म का बच्चों जब भी डेवलपमेंट आए ना, तो वो जो कल लाइंस लिखवाई थी उसे मत छोड़ना, कि हर सीड बियरिंग प्लांट में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलप्स प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डन। हिलोबियल का मीनिंग लिख लीजिए बच्चों, कहीं पर भी ये वर्ड आए, इट मींस अ मिक्सचर ऑफ टू। मिक्सचर ऑफ टू का मतलब कि अगर हमने दो चीजें देखी हैं तो दोनों एक जैसी, अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो वो हेलोबियल कहलाएगा। प्री न्यूक्लियर और सेलुलर आ जाए एक साथ तो वो हेलोबियल कहलाएगा। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। Rest all divisions are of pre-nuclear type. इसमें एंड में भी फ्री न्यूक्लियर ही है। पहले सेलुलर फिर फ्री न्यूक्लियर, तो हेलोबियल नाम दे दिया। बस हमें इतना याद रखना है कि तीन तरह से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो सकता है, ना हमें इसकी डिटेल में जाना ना एग्जाम्पल में जाना। और जो पहले वाला था वो हमारे सिलेबस में है, हमको एनसीईआरटी से उसे रीड भी करना है अभी। पेज नंबर 34, आर्टिकल 2.4। आप देखिए बुक ने सब कुछ लिखा हुआ है जो अभी आपने पढ़ा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization events। पता है ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये मार्क्स लूज करा देती हैं। टीचर्स को ही पता है, बच्चे ये नहीं पढ़ करके आएंगे कि हम स्पेसिफिकली ये बता दें व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्वेश्चन उन्होंने यही दे दिया, उन्हें पता है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा है, तो उन्होंने 1 मार्क में यही पूछ लिया, व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किसको कहते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज जाइगोट विल बी नरिश्ड बाय द एंडोस्पर्म। यस और नो? और यू कैन से द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी नरिश्ड बाय द एंडोस्पर्म। ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, हाँ या ना? The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for nutrition of the developing embryo. अब ठीक है? In most common type of endosperm development, समझ गए? यहाँ इशारा दे दिया इन्होंने कि तीन तरह के होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो आपके सिलेबस में है। कौन सा वाला? फ्री न्यूक्लियर।
The PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurs and endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly in different species, of course. The coconut water, coconut milk from tender coconut, कच्चा नारियल, सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको इधर उधर जाना ही नहीं है. That you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, not hundreds, thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. That term is also given in your book. Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, ये 11th का रिपीटेशन है ना. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे काम में भी आने वाला ही है. सीड में पेज नंबर 36 पर आएगा, उसकी बात पहले कर लेते हैं. कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जो आपके सामने पढ़ते पढ़ते आती हैं, तो आप उनको अप्लाई कर लेते हैं. एप्लीकेशंस फिर वहां से हमें पता चलते हैं. सपोज लिखा गया, इफ द एंडोस्पर्म is completely consumed by the developing embryo. ठीक है, मतलब आपके लिए कुछ नहीं बचा, उसे छोड़िए. ये सोचिए कि ओव्यूल सीड है. सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन. और क्या बनता है? सीडलिंग, है ना. अगर एंडोस्पर्म सारा एम्ब्रियो खा गया तो अब पौधे को खाना कहां से मिलेगा? क्योंकि आपको पता है सीडलिंग फोटोसिंथेसिस नहीं करते जब तक वो 2 से 3 पत्तियों की स्टेज पर ना आ जाएं. 2 to 3 लीव्ड स्टेज. सीड्स की सोइंग हमेशा शेड में की जाती है. शेड में सीडलिंग आते हैं ट्रे में निकल करके, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं. आपने अगर धूप में बीज डाल दिए, वो उन्हीं प्लांट्स के डाले जाएंगे जो सस्टेन कर पाएंगे हार्डनिंग को, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को. अदरवाइज शेड में सारे सीडलिंग डेवलप किए जाते हैं. तो सीडलिंग को खाना कहां से मिलेगा भाई? अगर एम्ब्रियो सारा खाना खा गया तो अब सीडलिंग को खाना कहां से मिलेगा? अब ये मत कहना कि मिट्टी में लगाए हमने बीज, वो बच्चे हैं छोटे छोटे. तो सीडलिंग के लिए आप क्या बोलेंगे? If the endosperm is completely consumed by the developing embryo, comma, in such plants, cotyledons are well developed. कुछ समझ में आई बात? ये आ गए निकल करके. तरबूज का बीज आपने डाला, पौधा निकला, और 2 कॉटलेडन साइड में निकलते हैं, 2 पत्तियां आती हैं. तो अब कॉटलेडन नरिश करेंगे उसी प्लांट बॉडी को आगे के लिए. उसी प्लांट बॉडी को ये नरिश कर रहा था, उसी प्लांट बॉडी को अब ये नरिश करेंगे. नहीं समझ रहे बात आप मैं क्या बोल रहा हूं? एक बीज से पेड़ निकलना है, हाँ या ना. तो पहले आया पौधा, पौधे से पहले आया एम्ब्रियो, वही तो एम्ब्रियो था नहीं. तो एम्ब्रियो को खाना किसने दिया? एंडोस्पर्म ने. वही एम्ब्रियो जब बेबी बना, प्लांट का बेबी, सैपलिंग या सीडलिंग, उसको अब खाना दे रहे हैं कॉटलेडन. तो कॉटलेडन और एंडोस्पर्म आपस में क्या हो गए? सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या कहलाते हैं? एनालोगस. नहीं कहलाते एनालोगस. 10th में पढ़ा था, 12th में फिर है चैप्टर 7 में. कुछ समझ में आई बात? तो जो काम एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के साथ कर रहा है, एम्ब्रियो जब बड़ा होगा, बेबी बनेगा, तो वही काम कॉटलेडन्स अब उसके लिए करेंगे. ऐसे सीड्स को या ऐसे प्लांट्स के सीड को, सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्स
एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप क्यों रटेंगे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल रटने की जरूरत है क्या? आप किस किस प्लांट में कॉटिलिडन खाते हैं वो सब एग्जाम्पल लिख दीजिए। चना, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो चने की दाल, मतलब कॉटिलिडन। फिर उसको पीस दिया तो बेसन, उसी से पकौड़ी और लड्डू। यस और नो? एक चीज से कितनी चीजें आ रही हैं? बहुत से बच्चों को तो आज पता चला होगा कि बेसन चने से का पिसा हुआ होता है। चने का जो आटा है वो बेसन है, लेकिन थोड़ा मोटा, और पीस देंगे तो वो चने का आटा बन जाता है। फिर लोग उसकी रोटी बना के खाते हैं, कुछ लोग बेसन की रोटी बना के खाते हैं। सोर्स सेम है, समझ रहे हैं? व्हाट अबाउट पी देन? मटर, मटर के 2 टुकड़े कर दिए, 2 कॉटलेटन बन गए। ये तो छोटे छोटे हैं, बड़ा वाला नहीं देखा सिंगाड़ा? वो भी कॉटलेटन है। इंग्लिश में बोलते हैं वाटर चेस्ट नट। जितनी भी दालें हैं वो कॉटलेटन है, ठीक है? मूंग की साबुत दाल घर में आती है तो वो क्या हो गया? कंप्लीट। और फिर उसी को तोड़ दिया तो 2 कॉटलेटन हो गए। उड़द, उड़द जिसे कहते हैं उड़द है, और उड़द की दाल, उड़द की दाल, वो हो गए कॉटलेटन। सो मेनी एग्जाम्पल। तो जहां कॉटलेटन आप देख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सीड। यस और नो? एग्जाम्पल बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे? चिक पी, पीजन पी। पीजन पी क्या होती है? चिक पी तो आपने कल बता दिया था, ग्राम चना। व्हाट इज पीजन पी? अरहर की दाल, ठीक है? तो जितने भी हैं आप इसमें लिख देंगे, पी भी लिख देंगे, PEA, दैट इज गार्डन पी, मटर। व्हाट इज देयर? हम्म सर आज समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेंचो ने यही बोला था ना 3 इडियट में। टीचर ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन से ख्वाहिश थी कि इंजीनियरिंग पढूं, आज बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो स्माइल आ रही है। यस और नो? तो ऐसे ही बच्चे मुस्कुराते रहते हैं बैठे हुए क्लास में कि आज समझ में आ गया, तो खुश हो रहे हैं। यस और नो? बच्चे अजीब अजीब बातें बताते हैं, टीचर को ये लगता है कि हम पे हंस रहे हैं। तो अब इस एज में आकर के टीचर को नहीं लगता, जो टीचर पहले दूसरे साल में पढ़ाते हैं ना, उनको लगता है बच्चे हम पे हंस रहे हैं, कई बार हंस भी रहे होते हैं। आज जो टीचर बहुत पुराने हो जाते हैं, अब मैंने एक बार पूछा, सेंट मेरीज का एक ग्रुप था, बहुत ही मतलब वो इनोसेंट बच्चे थे, 11th में आया, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने, बेटा क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा बता दो। नहीं सर नहीं। अरे बता दो। नहीं सर। बहुत देर बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बताया, सर हम ना, वो ना, स्कूल से आ रहे थे। फिर हंसने लगे। तो क्या हुआ? सर नहीं 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 बता। बहुत देर के बाद बताया कि जब वो बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक गधा खड़ा हुआ दिखा, उसे सोच सोच के हंस रहे हैं वो। बच्चे हो आप लोग, इतने छोटे छोटे हैं। ये अलग बात है कि आप, ऐसा लगता हो सर हमें जो है बहुत लो लेवल का समझते हैं, हमारा लेवल तो बहुत हाई है ह्यूमर का। बट उन्होंने ये बोला था, मैंने एक्सेप्ट किया। बच्चे सच बोलते हैं, बच्चे मन के सच्चे। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ें, अब इसका उल्टा कर देंगे। आप ये मत कहना कि जिन सीड्स में या जिन प्लांट के सीड में एंडोस्पर्म बच जाता है, एम्ब्रियो उसे कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता, तो ये मत बोलना कि उसमें कॉटलेडन बनता ही नहीं है ना। आप बोलेंगे कॉटलेडन्स आर पुअरली डेवलप्ड। जरूरत नहीं है ना भाई, एम्ब्रियो को नरिश कर दिया एंडोस्पर्म ने, अब आगे चल करके सीडलिंग को भी वहीं से खाना चला जाएगा। एंडोस्पर्म तो बहुत है, और नारियल उसका बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या कहलाएगा वो? एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है। इट इज नॉट कम, राइट डाउन, लिखिए उसको,
प्लांट्स इन विच the seed contains endosperm and is not completely consumed. Plants in which the seed contains endosperm and is not completely consumed by the developing embryo. By the developing embryo. By the developing embryo. ठीक है? Full stop. Therefore, the endosperm persists. Therefore, the endosperm persists. And such seeds are called. देख रहे हैं आप? ये क्यों लिखा है एल्ब्यूमिनस? क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन का नाम होता है। एंडोस्पर्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है? अब आप ये सोचेंगे अच्छा भाई चलो कोकोनट तो हो गया, अगर 2 एग्जाम्पल पूछ लिए तो क्या करेंगे, और 3 एग्जाम्पल पूछ लिए तो क्या करेंगे? तो आप मुझे खुद बताइए कि चावल और गेहूं आप इसके बगैर गुजारा कर लेंगे? तो राइस और व्हीट में आप क्या खाते हैं? रोटी और चावल में कॉटलेडन खाते हैं क्या? एंडोस्पर्म खा रहे हैं आप? समझे कि नहीं? लिखिए फिर एग्जाम्पल। सच सीड्स आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है? एग्जाम्पल राइस, व्हीट। क्यों मेज नहीं लिखेंगे हम? पॉपकॉर्न, उसका एंडोस्पर्म नहीं खाते? बोलो। वो भी लिखेंगे। क्यों नहीं बताया आपने मुझे कि सर ये नाम भी तो आना चाहिए इसमें? राइस, व्हीट। नहीं, बीटल नट कोई नहीं खाता, सिर्फ गंदे लोग खाते हैं। राइस, व्हीट, मेज एंड ऑफ कोर्स कोकोनट। हाँ वो भी लिख दो, बार्ले, लेकिन यूजुअल डाइट नहीं है ना। है बार्ले? बार्ले जानते हो क्या है? किस काम में आता है? देयर इज अ चैप्टर इन योर सिलेबस, चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है? अब लोगों से जब कहा जाता है भाई बियर, बियर मत पियो, तो वो कहते हैं हम बियर कहाँ पी रहे हैं, हम तो जौ का पानी पी रहे हैं। तो ये जौ है। क्या है? जौ। ठीक है? और जौ के इससे जो निकलता है ना, उसको फर्मेंट करते हैं। इन सीरियल्स को फर्मेंट करके फिर बियर बनाई जाती है। नहीं तो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं हम उसमें डाइट में, जो सो कॉल्ड खिचड़ा, इट्स वेरी फेमस इन योर सिटी, है ना? बहुत सारी दालों को मिला देते हैं उसमें, ये भी मिलता है, बार्ले भी मिलता है, वीट भी मिलता है। दलिया नहीं, दलिया खाते हो? तो दलिया इज वेरी कॉमन, है ना? तो वो उसे अब हम फैशन में ये नाम दे रहे हैं, ये फैशनेबल नेम है ना? राइट नेम इज ओट। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 11th की, प्लांट का नाम ओट है। तो बच्चे कहते हैं नहीं सर हम बहुत सारे खाते हैं तो इसलिए ओट्स कहते हैं। इसको बोलते हैं जय, हिंदी में ये जौ है वो जय है, तो हम बहुत सारे खा रहे हैं तो इसलिए ओट्स कहते हैं हम। ये फैशनेबल नेम है, ब्रांड नेम बन गया ओट्स, मसाला ओट्स। और बच्चों को यही नाम याद हो गया, उनको पता ही नहीं कि प्लांट का नाम तो ओट है। क्लास 11 की बुक में चैप्टर 15 है, वहां पे ऑक्सिन्स की डिस्कवरी के बारे में लिखा हुआ है। नीट में आता है क्वेश्चन, ओट सीडलिंग में ऑक्सिन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो ओट इज द नेम ऑफ द प्लांट, साइंटिफिक नेम है एवेना, AVANA, एवेना। ठीक है? और बी स्क्वायर क्या चीज है भाई? बी स्क्वायर, एक बी से क्या होगा, दूसरे बी से क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसी को ऐड कर लेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा आगे चल करके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? तो विल स्टॉप द क्लास हियर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।